हेलो बच्चों, जय भारत। तो आज के इस सुपर 3000 वाले सेशन के डे नंबर 17 में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में डे नंबर 16 में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के स्टार्टिंग के 2-3 टॉपिक देखे थे, जिसमें कूलम लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही थी। आज हम स्पेशली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसमें वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंडक्टर, फ्लक्स, गॉस लॉ वगैरह के बहुत सारे क्वेश्चन आज बच्चों हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जल्दी से मैं पहले क्या चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए पहले से ही, क्योंकि आज का सेशन हर बार की तरह बहुत अच्छा होने वाला है बच्चों, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चंस देखेंगे और आपको यहां से वेटेज का भी आइडिया होगा, क्योंकि मोस्टली यहां पे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो सारे जेईई मेन प्रीवियस ईयर फिर उससे इंस्पायर्ड क्वेश्चन ही आपको मिलने वाले हैं। तो वहां से आपको एक ट्रेंड की एनालिसिस भी आप कर सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। प्लस आपको यहाँ पे कई क्वेश्चन की शॉर्टकट मेथड मिलेगी, कई क्वेश्चन में आपको नए नए तरीके मिलेंगे कैसे सॉल्व करना है, कहाँ से लॉजिक लगाना है, कौन सी थिंकिंग प्रोसेस आपको करनी है, वो ऐसी बहुत सारी बातें बच्चों यहाँ पे आपको इस सेशन में मिलने वाली है। तो आज ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सीधे अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो लास्ट लेक्चर में 15 तक देख लिया था, आज का क्वेश्चन नंबर 16 है। तो हर बार की तरह वीडियो को पॉज करना है बच्चों, खुद से अटेम्प्ट करना है, ट्राई करना है, आंसर टिक करना है, फिर यहां पे आपको मेरा सॉल्यूशन देखना है। तो यहां पे क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों, आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा, मैं डायग्राम बना देता हूं। सॉलिड स्फीयर में यहां से क्यू चार्ज रिलीज हो रहा है और वाई हाइट नीचे आता है। तब पूछा गया है उसकी स्पीड कितनी है, जब वो वाई हाइट नीचे आएगा तब उसकी स्पीड कितनी होगी। चार्ज का मास m है, चार्ज q है, और ये है सॉलिड स्फीयर जिसकी रेडियस है r, चार्ज है प्लस q। ठीक है, इतना चार्ज है यहां पे, मतलब पूरे स्फीयर का चार्ज q प्लस q है, जिसमें सब ये q वाला चार्ज नीचे रिलीज हो गया है। ठीक है, तो इसके रिलीज होने के बाद गोले का चार्ज कितना बचेगा, प्लस q बचेगा। पहले वो तो क्लियर होना ही चाहिए, वरना यहीं से गलती हो जाएगी। अब सीधा हमें स्पीड पूछा है, स्पीड पूछा है तो सबसे बेस्ट मेथड रहता है बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर टाइम पूछा होता तब कैलकुलस लगता है, काइनेमेटिक्स लगता है, लेकिन जब स्पीड पूछे, डिस्टेंस पूछे, ये सारी चीजें हो तब वर्क एनर्जी थ्योरम आपको हेल्प कर सकता है, यह हमें पता होना चाहिए। तो अब यहां पे कौन कौन वर्क करेगा इस चार्ज पे, जब ये चार्ज यहां से यहां तक मोशन कर रहा है तब इस पे सिर्फ दो ही फोर्स वर्क करने वाले हैं, ग्रेविटी का फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और दोनों फोर्स बच्चों कंजर्वेटिव है बाय नेचर, उनकी प्रकृति ही ऐसी है कि वो कंजर्वेटिव है, संरक्षी फोर्स है। यानी यहां पे हम सिंपली लिख सकते हैं, अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव है तो यू इनिशियल, के इनिशियल, यू फाइनल, के फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक 0, फाइनल काइनेटिक हाफ mv²। अब बात करेंगे पोटेंशियल की, तो यहां पे दो पोटेंशियल आएगी, ग्रेविटी की पोटेंशियल आनी है और इलेक्ट्रो की पोटेंशियल आनी है। तो पहले इलेक्ट्रो की बात करते हैं। इलेक्ट्रो की पोटेंशियल का हम रेफरेंस मानते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रो की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आनी है, k/q/r। ये आ गई यहाँ की पोटेंशियल। ग्रेविटी की बात करते हैं, मैं इस लेवल पे ग्रेविटी की पोटेंशियल 0 मान लेता हूं, ug 0, तो ग्रेविटी की पोटेंशियल हो गई 0, काइनेटिक 0 है। फाइनल की बात करते हैं, अगर यहां पे ग्रेविटी की पोटेंशियल 0 है तो उससे y हाइट नीचे ग्रेविटी की पोटेंशियल कितनी होनी है बच्चों, -mgy। पोटेंशियल की बात करेंगे तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, r+y डिस्टेंस पे है, तो वहां पे पोटेंशियल कितनी होनी है, k/q/r+y। तो हमें v² चाहिए, इसको सामने ले जाते हैं बिना देरी किए। तो k/q कॉमन निकलेगा, 1/r - 1/r+y प्लस mgy इज इक्वल टू हाफ mv²। इसका एलसीएम ले लेंगे बिना देरी किए, तो यहां पे एलसीएम आएगा r+y - r, यानी बचेगा यहां पे y/r इंटू r+y प्लस mgy इज इक्वल टू हाफ mv²। तो यहां से हम m को कॉमन दो सामने ले जाएंगे, m का डिवीजन करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो अपना आंसर आने वाला है q। ये वाला आंसर दिख रहा है मुझे, ये वाला d आंसर आएगा। ठीक है, सामने 2 जाएगा, 2y, q y सही है, y भी कॉमन निकल जाएगा, तो यहां पे आंसर होगा बच्चों d।
सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है और कोई भी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस पोटेंशियल एनर्जी पे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम पे, वर्क पे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो चार्ज की एनर्जी पूछी गई है बच्चों, चार्ज की एनर्जी पूछी गई है। तो यहां पे पहले चार्ज है, कितना रखा है Q, जो यहां से यहां जा रहा है ये चार्ज। तो मैं पहले इस चार्ज की इनिशियल एनर्जी ढूंढता हूं, फिर उस चार्ज की फाइनल एनर्जी ढूंढता हूं। तो मैं दो डायग्राम बनाऊंगा। पहला डायग्राम में यहां पे 4Q है, यहां पे -Q है, यहां पे पहला Q है, ये डिस्टेंस d/2, ये डिस्टेंस d/2। तो मुझे इस चार्ज की सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी चाहिए पूरी सिस्टम के साथ, मुझे पूरी सिस्टम की नहीं चाहिए, मुझे इस चार्ज की चाहिए। लैंग्वेज को समझो, इस चार्ज की पोटेंशियल में इन दोनों का पोटेंशियल होगा। तो इस कॉम्बिनेशन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, 4kq²/d/2। तो 2 ऊपर जाएगा, तो ये आना है बच्चों 8, ये आ जाएगा 8। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन की -kq²/d/2। तो इनिशियल पोटेंशियल आ गए बच्चों 6kq²/d, ये हो गई यू इनिशियल। फाइनल की बात करेंगे तो फाइनल में चार्ज यहां पे है। तो वापस नया डायग्राम बनाता हूं जैसे मैंने बोला था। तो यहां पे 4Q, यहां पे -Q। अब ये चार्ज यहां पे है Q, ये डिस्टेंस है d/2, ये डिस्टेंस है d/2, ये डिस्टेंस है d/2। तो फाइनल में उन दोनों की तो सेम ही रहने वाली है, -2kq²/d। फाइनल में अब इस कॉम्बिनेशन की कितनी होगी बच्चों, तो +kq² और इसका 4 आ जाएगा Q का, नीचे डिस्टेंस 3d/2 आएगा। तो नीचे 3d रहना है, ऊपर हो गया 4 × 2 8। तो यहां पे कितना आ रहा है, इसको 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी 2/3 kq²/d। ये हो गया u फाइनल। और u इनिशियल इसको भी नीचे 3 के टर्म में लिख देते हैं, 3d 18 kq²/3d, और ये है 2 kq²/3d। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, 2/3 - 18/3 kq²/d। तो ये कितना आएगा, 16/d, k की जगह 1/16/3d, 4πε/d²। तो ये गया 4, यानी आंसर आ जाएगा 4/3 q²/πε/d। 4/3 वाला टर्म आना चाहिए, 4/3 अपना यहां पे भी आंसर आएगा d। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो वो भी क्वेश्चन वापस वीडियो पॉज करो, खुद से पढ़ो, ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, फिर हमें सॉल्यूशन देखना है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है। और यहां पे एक चीज ध्यान देंगे, अगर इस कंडीशन का हम फॉलो करते हैं, कैपिटल डी इज वेरी 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 ग्रेटर देन स्मॉल डी, तो इस स्ट्रक्चर को हम डाइपोल कह सकते हैं। देखो यहां पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, यहां पे -Q चार्ज है, यहां पे +Q चार्ज है, और यहां पे कैपिटल Q है। तो मैं इस स्ट्रक्चर को डाइपोल बना सकता हूं, डाइपोल P। लेकिन ध्यान से पूछना, यहां पे देखो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई, यानी पहले तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी प्लस इन दोनों की इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों की पोटेंशियल तो मैं आसानी से लिख लूंगा, -kq²/d। ये हो गए इन दोनों की पोटेंशियल, प्लस इन दोनों की इसके साथ, या फिर -Q की इस कैपिटल Q के साथ, स्मॉल q की इस कैपिटल Q के साथ, या फिर इस डाइपोल की इस चार्ज के साथ पोटेंशियल एनर्जी। और डाइपोल की अगर मुझे कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है किसी के साथ, तो कैसे लिख पाएंगे बच्चों, इस डाइपोल की वजह से यहां पे मुझे पहले पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, और फिर इंटू Q करूंगा तो मुझे डाइपोल और इसकी इंटरएक्शन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। डाइपोल का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है बच्चों, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज kp.r/r³। इतना फॉर्मूला है डाइपोल का।
तो इस डाइपोल की वजह से मुझे यहां पे पोटेंशियल लिखना है, तो ध्यान से देखना, P डॉट आर करना है। तो इस डाइपोल की वजह से ये आर वेक्टर हो गया और P वेक्टर यहां पे दोनों वेक्टर ऑपोजिट है, यानी डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा, यहां पे cos 180 यानी माइनस लगेगा, तो माइनस के P कितना है क्यू डी, आर कितना है डी अपॉन डी क्यूब, तो ये कितना हुआ बच्चों माइनस के क्यू डी बाई डी स्क्वायर। ये हो गई इन दोनों की वजह से यहां पे, या फिर इन दोनों का इसके साथ इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी प्लस इन दोनों की आपस में एनर्जी क्या हो गई, ये वाले। तो यहां पे इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये भी माइनस में जा रहा है, तो माइनस के, यहां पे एक्चुअली पी, हाँ के क्यू डी माइनस के क्यू, ये पोटेंशियल लिखा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पहले तो मुझे पोटेंशियल के लिए इसको क्यू से भी मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो पहले तो ये मैं पोटेंशियल लिख रहा हूं माइनस के क्यू डी बाई डी स्क्वायर इंटू क्यू, ये हो गया अपना आंसर, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी माइनस के क्यू क्यू डी बाई डी स्क्वायर। कोई मैच हो रहा है ऐसा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी माइनस के क्यू क्यू डी बाई डी स्क्वायर, यहां पे भी आंसर आ रहा है डी। ठीक है, तो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, वरना ये क्वेश्चन लंबा हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों की पोटेंशियल, फिर देखो पहले तो इन दोनों की पोटेंशियल प्लस इसकी साथ पोटेंशियल प्लस इसकी साथ पोटेंशियल, फिर ये वाला रिलेशन यूज करो, डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, तो अपना आंसर वही आएगा। लेकिन अगर इस रिलेशन को यूज करके अगर आपके माइंड में आता है कि यार ये तो डाइपोल हो गया, तो डाइपोल की वजह से हम सीधी पोटेंशियल लिख के पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की लिख सकते हैं। यहां पे आपका टाइम बच सकता है बच्चों, ये हमें ध्यान से देखना है कैसे अपना टाइम सेव होता है। यहां पे आप एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर पाओगे उतना ही टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, मेरे मानते हुए ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक में जेई में आया हुआ अभी तक का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में कह सकता हूं। जो पिछले लेक्चर में पिछले 3 क्वेश्चन थे पोटेंशियल वाले, फिर ये चौथा क्वेश्चन, जिसको मैं टफेस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन एक तो जल्दी स्ट्राइक नहीं होता कैसे करना, इसलिए टफेस्ट क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ो, खुद से अटेम्प्ट करो, ट्राई करो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप वीडियो को रिज्यूम करके मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन को समझते हैं। देयर इज अ यूनिफॉर्म स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी एट अ डिस्टेंस r0 फ्रॉम ओरिजिन। तो मानो ये ओरिजिन है, उससे r0 डिस्टेंस पे Q की सरफेस चार्ज है, मतलब एक शेल है। इंसर्ट क्या स्ट्रक्चर दिया हमें, शेल दिया है जिसपे पॉजिटिव चार्ज हर जगह फैला हुआ है। ये शेल ऐसा समझो, ये शेल कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक कोई प्लास्टिक का शेल है जिसपे मैंने चार्ज चिपका दिया, ऐसा नहीं है। यहां पे हर जगह चार्ज ही है, यहां पे हर जगह छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस है। ठीक है, किसी सरफेस पे चार्ज चिपकाया ऐसा नहीं है, हर जगह चार्जेस है। ध्यान से सुनना, हर जगह मैंने छोटे छोटे पॉइंट प्रोटॉन उस तरीके से एक चार्जेस का लेयर बनाया हुआ है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज को चिपकाना अलग चीज है और चार्जेस का खुद प्रेजेंट होना अलग चीज है। यहां पे सिर्फ चार्ज ही है और कोई सरफेस नहीं है जिसपे चार्ज चिपके हुए हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इनिशियली एट रेस्ट एंड स्टार्ट्स एक्सपांडिंग बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्सन। अब अगर इनको मैं रिलीज कर दूं तो देखो सब पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे पे रिपल्सन लगेगा, धीरे धीरे ये फैलना शुरू होगा और सिमेट्रिसिटी की वजह से ये ऑलवेज स्फेरिकल शेप में ही रहेंगे। यानी थोड़े टाइम के बाद ये फैलते फैलते इतने रेडियस के हो जाएंगे, उसके बाद वापस और स्प्रेड होते होते इतने रेडियस के हो जाएंगे। ठीक है, तो फिगर रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। तो मानो अभी रेडियस r0 है, अब किसी टाइम पे रेडियस हो गए स्मॉल r, तो उसके हर पार्टिकल कितनी स्पीड से मानो और आगे फैल रहे हैं v स्पीड से। तो जब r डिस्टेंस हो जाएगा तब v कितना होगा वो ढूंढ के मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। ध्यान से सुनना, जब r डिस्टेंस हो जाएगा तब v कितना होगा वो मुझे v ढूंढना है r के साथ और उसका ग्राफ बनाना है। ऐसा समझो यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल है जिसको मैंने रिलीज किया तो सारे पार्टिकल अब फैल रहे हैं, तो कोई भी एक पार्टिकल कितनी स्पीड से जा रहा होगा मुझे r के साथ वो ढूंढना है।
कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, सोचो। गारंटेड है कि 90% केस में आपको थॉट ही नहीं आएगा इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको तरीका बताऊं, ध्यान से सुनना। सिस्टम को रिलीज कर दिया और कोई भी फोर्स नहीं है, जो भी होने वाला है वो अंदर अंदर का खुद का रिपल्सन फोर्स है, म्यूचुअल रिपल्सन फोर्स है। ठीक है, यानी इस सिस्टम का जो खुद का फोर्स है बस वही वर्क करने वाला है। खुद का फोर्स, खुद का, ध्यान से सुनना, सिस्टम का खुद का, जो सिस्टम के खुद के चार्जेस है उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वही वर्क करेगा। और वो कौन सी एनर्जी के लिए, अगर उस फोर्स की बात करूं तो उस फोर्स से मिलने वाली एनर्जी को हम क्या कहते हैं बच्चों, सेल्फ एनर्जी। याद करो, हम क्या कहते हैं, सेल्फ एनर्जी। जब सिस्टम को खुद को बनाने में कितनी एनर्जी लगती है वो है उसकी सेल्फ एनर्जी। तो यहां पे सिर्फ सेल्फ एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि यहां पे देखो अंदर अंदर सबका इंटरेक्शन है, किसी बाहर की बॉडी के साथ इन पार्टिकल्स का कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो जब सिस्टम के खुद का अंदर अंदर जब इंटरेक्शन हो तब जो एनर्जी मिलती है उसको हम कहते हैं सेल्फ एनर्जी, और वो एक पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्म है। अब सिस्टम पे सिर्फ वही फोर्स वर्क कर रहा है, यानी यहां पे भी एनर्जी कंजर्व होगी बच्चों। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि इनिशियल सेल्फ एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल सेल्फ एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सेल्फ एनर्जी का शेल के शेप के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/2 kq²/r। याद कर लो, अगर स्फेरिकल शेप हो, सॉलिड स्फीयर, तो 3/5 kq²/r, और अगर आपका स्ट्रक्चर हो कैसा वाला, शेल स्ट्रक्चर, तो 1/2 kq²/r। इस तरह के 0.5 और 0.6 का स्ट्रक्चर रहता है। तो यू इनिशियल क्या होगा, 1/2 kq²। इनिशियल रेडियस कितनी है, r0, और अब इनिशियल तो हमने रिलीज किया था, फिर वो फैल के शुरू हो गए, रेडियस कितनी हो गई, स्मॉल r हो गई। तो 1/2 kq तो उतना का उतना ही है, r प्लस हाफ mv²। तो इसको सामने ले जाएंगे तो हाफ kq² कॉमन, हाफ हाफ जा रहा है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, kq² अपॉन m 1/r0 माइनस 1/r, ये हो गया v², यानी v हो गया इसका अंडर रूट। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है r के साथ, मुझे इसका ग्राफ बनाना है r के साथ। देखो 2-3 जजमेंट तो आपके आ सकते हैं। पहली चीज, r बराबर r0 रखो तो v कितना होना चाहिए, एट r बराबर इनिशियल पोजीशन, इनिशियल में r कितना था, r0 के बराबर, तो v कितना होना चाहिए, 0। यानी अपना ग्राफ 0 से शुरू होगा। अरे सारे 0 से शुरू हो रहे हैं यार, ये तो गलत बात है। ठीक है, r बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इनफाइनाइट हो गया, मानो सब फैल के इनफाइनाइट डिस्टेंस चले गए। तो एट r बराबर इनफाइनाइट वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0 हो गया तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, v हो गया kq²/m r0। देखो ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई, यानी ये ग्राफ 0 से शुरू होकर किसी कांस्टेंट पे खत्म होने वाला है। ऐसे कितने ग्राफ है जो 0 से शुरू होकर, देखो ये ग्राफ तो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, ये नहीं आएगा। इसकी बात करो, देखो ये ग्राफ बढ़ के कम हो रहा है, 0 से शुरू किया 0 पे खत्म हो, ये भी नहीं आएगा। दो शेप है, ये देखो ये भी 0 से शुरू करके कहीं कांस्टेंट आ रहा है, ये भी 0 से शुरू करके कांस्टेंट आ रहा है। दोनों में फर्क कैसे पता करेंगे, तो हम एक सेंटर ऑफ मास में, मेरे ही सेशन में शायद जहां तक मुझे याद है 4 5 6 7 8 9 डे 10 नहीं 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ डे 12, डे 11 या 12 के आसपास जो मेरा सेशन है सेंटर ऑफ मास का, उसमें हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था। दो ग्राफ में मुझे कंफ्यूजन थी, तो हमने क्या किया था, उसको डिफरेंशिएट करके स्लोप कंपेयर किया था। इसका स्लोप कैसा है, देखो बढ़ के कम हो रहा है, जबकि इसका स्लोप कंटिन्यूसली कम हो रहा है। तो अब आपके पास दो शेप में जब एम्बिग्युइटी हो तब आप स्लोप से कंपेयर करो बच्चों। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, वापस dv/dr देखूंगा, dv/dr करके मैं r की अलग अलग वैल्यू के लिए कंपेयर करूंगा। आप ये चीज खुद से करना, जब आप डिफरेंशिएट करके स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा स्लोप कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। तो आपका शेप डेफिनेटली अब आने वाला है ये वाला शेप, ये अपना आंसर होगा। स्लोप कंटिन्यूसली डिक्रीज करता हुआ दिखेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दो बच्चों, 2019 वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वापस पोटेंशियल एनर्जी पे, सिस्टम की एनर्जी पे क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 2a
ये स्क्वायर है जिसकी साइड है 2a, यहां पे चार्जेस है माइनस क्यू, नहीं, पहला चार्जेस है प्लस क्यू, फिर चार्जेस है माइनस क्यू, और सेंटर में है क्यू। पूछा है कि जब ये चार्ज यहां से मूव करके यहां पे आता है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, ये पूछा है। नहीं, काइनेटिक एनर्जी ही पूछा है, और अच्छी बात है यार, डायरेक्ट काइनेटिक पूछ लिया तब तो कैलकुलेट करना आसान रहता है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, देखो यहां पे चार्ज को रिलीज कर दिया, वो यहां पे कैसे पहुंचा, तो इन सब चार्जेस के फोर्स की वजह से ही यहां पे पहुंचा होगा। ये सारे चार्ज फिक्स है और ये चार्ज इन सब के फोर्स की वजह से आप अपने आप यहां पे पहुंचा। पहली बात तो ये हो गई। तो यहां पे हमें ये समझना है कि पूरे सिस्टम पे कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। सिर्फ इन चार की वजह से इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है सिर्फ वही वर्क कर रहा है पूरे सिस्टम में, यानी यहां पे भी एनर्जी कंजर्व होगी। बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ लो, बहुत बार वो कंसेप्ट आपको कहीं ना कहीं पर यूज करने को मिलेगा। तो ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। कौन सा फॉर्मूला लिख सकते हैं, यू इनिशियल, के इनिशियल, यू फाइनल, के फाइनल। के फाइनल ढूंढना है, के इनिशियल 0, यू इनिशियल की बात करेंगे तो मुझे देखो इस चार्ज के लिए मुझे पोटेंशियल लिखनी है, ठीक है। इस चार्ज की इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो इन दोनों का पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, 2 टाइम्स के क्यू बाई ए। ये वाला लेंथ ए है तो इसकी वजह से के क्यू बाई ए, इसकी वजह से के क्यू बाई, यानी 2 टाइम्स के क्यू बाई ए। अब इन दोनों की वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, तो -2 टाइम्स के क्यू बाई √5a। देखो ये डिस्टेंस 2a, ये डिस्टेंस a, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, √5a। तो ये हो गया यहां पे पोटेंशियल इनटू इसका चार्ज क्यू, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। मैं सिर्फ इस चार्ज के लिए लिख रहा हूं, तो इस चार्ज की यहां के पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक बराबर इस चार्ज की यहां के पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। काइनेटिक तो 0, फाइनल की बात करेंगे जब ये चार्ज यहां पहुंच जाएगा तो देखो इन चारों से इक्वल डिस्टेंस पे, तो 2 पॉजिटिव का पोटेंशियल 2 नेगेटिव का पोटेंशियल, डिस्टेंस इक्वल, तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगी 0 प्लस के फाइनल। तो यहां पे के फाइनल बच्चों अपने आप कितना आ रहा है, 2k क्यू कॉमन निकाल दो, बाई ए बी कॉमन निकाल दो, 1 माइनस 1/√5, 1 माइनस 1/√5, 2k क्यू, ये अपना डी आंसर आने वाला है। बस वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, किस पे लगाना है, सिस्टम क्या लेनी है, इनिशियल फाइनल कंडीशन क्या है, उन सारी चीजों का ध्यान रखो तो ये क्वेश्चन आप बड़ी इजीली क्रैक कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा करेक्शन है, ये भी ध्यान में लेना। तो क्वेश्चन पढ़ना है बच्चों, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, खुद से ट्राई करो। गारंटेड आपसे बच्चों कहना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली और आसानी से सॉल्व करेंगे। एक बार आप पढ़ो क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में एक डाइपोल दिया है, ओरिजिन पे है, डाइपोल को रेड कलर बना देते हैं। ओरिजिन पे एक डाइपोल है और कोई पोजीशन वेक्टर दिया है r। मुझे इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन ढूंढनी है कि फील्ड किस डायरेक्शन, देखो फील्ड इज अलोंग, इन 4 वेक्टर में से किस वेक्टर के अलोंग उसकी डायरेक्शन में फील्ड होगा। बहुत लंबा क्वेश्चन। आपको मैग्नीट्यूड पता है, किसी जनरल r डिस्टेंस पे थीटा पे मैग्नीट्यूड पता, लेकिन उसका हमें डायरेक्शन का फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है। पहली चीज में क्या करूंगा बच्चों, पहली चीज में ये एंगल थीटा ढूंढ लूंगा। ये r वेक्टर और p वेक्टर के बीच का एंगल कितना है फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। थीटा ढूंढते हैं, थीटा ढूंढने के लिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं r डॉट p, तो r डॉट p करो, तो ये है r वेक्टर, ये है p वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे आपका आंसर आने वाला है 0। यानी r और p वेक्टर परपेंडिकुलर है बच्चों। कैसे है, परपेंडिकुलर है। यानी हमें जो सिचुएशन दी है वो ऐसी है, p वेक्टर ऐसे है और r वेक्टर ऐसे है। तो देखो डाइपोल की बाइसेक्टर पे, इस लाइन को डाइपोल की एक्सिस कहते हैं, ये लाइन डाइपोल का बाइसेक्टर है। तो डाइपोल के बाइसेक्टर पे फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल की ऑपोजिट होती है। यानी अगर डाइपोल का वेक्टर ये है तो उसका ऑपोजिट वेक्टर यानी -i + 3j - 2k, तो -i + 3j - 2k इस डायरेक्शन में फील्ड आने वाला है। देखो कितना इजीली बच्चों हमने कर दिया। खतरनाक सॉल्यूशन है बच्चों इस क्वेश्चन का, समझ रहे हो।
विदाउट एनी लेंथी कैलकुलेशन हमने इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से क्रैक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस डाइपोल पे है, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो जेन्युइनली, फिर देखेंगे सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में यह दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे दो डाइपोल है, एक डाइपोल है पॉजिटिव डायरेक्शन में और दूसरा डाइपोल है नेगेटिव डायरेक्शन में। कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। तो ये दोनों डाइपोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सीधी बात है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज पास में है, तो ये दोनों डाइपोल रिपेल करके ऐसा रिपेल करके जा रहे हैं कि दोनों की जो ओरिएंटेशन है वो सेम, मतलब रोटेट नहीं कर रहे, बस वो सीधा सीधा ऐसे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो जब दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे तब उनका मुझे ढूंढना है स्पीड या काइनेटिक एनर्जी। स्पीड ढूंढना है, दोनों का मास m है। तो कौन सा फोर्स है जो उनको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जा रहा है? तो डाइपोल का एक दूसरे पे लगने वाला फोर्स और कोई भी फोर्स नहीं है, यानी यहां पे भी जो वर्क करने वाला है वो फोर्स सिर्फ डाइपोल का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का फोर्स ही है, वो भी कंजर्वेटिव है बच्चों नेचर में। कैसा है वो? बाय नेचर कंजर्वेटिव। ठीक है, तो कैसे करेंगे अब हम, कैसे करेंगे? तो ये मेरी इनिशियल सिचुएशन है। फाइनल सिचुएशन में डाइपोल ऐसे ही होंगे। इनिशियली दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? a दिया है, और फाइनली डाइपोल का ओरिएंटेशन तो ऐसा ही होगा, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। तो इनिशियल सिचुएशन से फाइनल सिचुएशन के बीच में कौन किसने वर्क किया? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया, यानी वापस में लिख सकता हूं u इनिशियल k इनिशियल u फाइनल k फाइनल। ठीक है, u इनिशियल k इनिशियल u फाइनल k फाइनल। k इनिशियल की बात करेंगे तो 0 हो जाएगा, k फाइनल की बात करेंगे तो दो डाइपोल है, दोनों का मास m है, तो हाफ m v स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल हो जाएगी 0, क्योंकि दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। बस यहां पे आपको इनिशियल पोटेंशियल को ही लिखना आना चाहिए। कैसे लिखेंगे? ध्यान से, एक डाइपोल ऐसा है, दूसरा डाइपोल ऐसा है, तो अगर डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो ध्यान से देखना, ये वाला डाइपोल इस डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, तो अब इस डाइपोल को भूल जाओ। आप ऐसा समझो कि ये वाला डाइपोल है और इसका फील्ड है, तो मुझे इस डाइपोल की किसी फील्ड में पोटेंशियल लिखनी है, तो फॉर्मूला क्या है? किसी फील्ड में पोटेंशियल का फॉर्मूला है -p.E। यानी मुझे पहले तो इस डाइपोल का यहां पे फील्ड चाहिए, फिर इसका p से मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा। तो इस डाइपोल का यहां पे फील्ड कितना होगा? 2kp/a³। फील्ड इस तरफ, p वेक्टर इस तरफ, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो u कितना होना है? 2kp/a³, और इसका p देखो, ये तो मैंने e लिखा है, p भी तो लिखूंगा, तो ये हो जाएगा p²। तो इनिशियल हो गया 2kp²/a³, 2kp²/a³। ये अपना आंसर हो गया। अब आपको डाउट होगा, सर ये तो इसके फील्ड की वजह से यहां पे, तो इसके फील्ड की वजह से यहां पे। तो बच्चों पोटेंशियल में पैर को एक बार ही लिया जाता है, याद करो। दो QQ चार्ज है तो आप पोटेंशियल क्या लिखते हो? KQ/r²। इसका यहां पे, इसका यहां पे ऐसे नहीं करते आप। तो यहां पे मैंने इन दोनों की इंटरेक्शन लिख ली है, अब मुझे कुछ भी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे हो गया। अगर आप 2 बार लिखते हो तो आपने 4 डाइपोल का केस ले लिया। ठीक है, ये एक ही बार हमने केस लिया है, तो सिंपल यहां से 2 को जाने दो। तो v कितना आने वाला है? 2kp²/mv³, 2kp²/mv³। तो p/a कॉमन निकल जाएगा, k की जगह पे नीचे 4πε यानी नीचे 2 बचेगा, तो p/a और नीचे 2, ये अपना आंसर आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइपोल पे बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा एम्बिग्यूअस क्वेश्चन, क्योंकि एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो पहले तो समझते हैं। 2 डाइपोल्स का मोमेंट p1 p2 है, x डिस्टेंस है और पैरेलल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस x है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहां पे बच्चों 2 पॉसिबिलिटी बनती है और ये नहीं दी गई है। पहली पॉसिबिलिटी, ये p1 डाइपोल p2 डाइपोल, दोनों के बीच का डिस्टेंस x। दूसरी पॉसिबिलिटी, ये p1 डाइपोल, ये p2 डाइपोल और दोनों के बीच का डिस्टेंस x। देखो दोनों में डाइपोल एक दूसरे के पैरेलल है, कौन सी पॉसिबिलिटी वो नहीं दी गई, लेकिन दोनों में से एक ही आंसर मैच करेगा,
इसकी बात करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ध्यान से देखना, यहां पे मैं उस फॉर्मूला से आंसर ला सकता हूं। मानो ये वाला डाइपोल इसके फील्ड में है, ठीक है। अब डाइपोल किसी फील्ड में होता है और वो फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो डाइपोल पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला है मतलब P del E बाई del R। अगर डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में है तो फोर्स का फॉर्मूला ये है। तो यहां पे मैं डाइपोल दूसरा लूंगा लेकिन फील्ड पहले का लूंगा, तो P2, और इस डाइपोल की वजह से यहां पे फील्ड कितना आएगा? यहां पे फील्ड आने वाला है डेल बाई डेल आर 2kP1 बाई आर क्यूब। 2 बाहर ले लो, 2k भी बाहर जाएगा, P1 P2 आर क्यूब 1 अपॉन आर क्यूब का डिफरेंशिएशन, आर की 3 पावर ऊपर ले लो, तो यहां से 3 होके इंटू 3 बाई आर रेस टू 4, यानी इसका आंसर आ जाएगा 6k P1 P2 बाई आर रेस टू 4। इस तरीके से आंसर आने वाला है बच्चों, ठीक है। तो 6k P1 P2 बाई आर, 6k P1 P2 बाई x, ये हो गया इसका आंसर। अगर ये वाला स्ट्रक्चर हम लेते हैं, ध्यान से सुनना, अगर ये वाला स्ट्रक्चर लेते हैं तो इसके फोर्स का फॉर्मूला यहां पे आपके ऑप्शन में मैच नहीं होने वाला। इसका फोर्स कैसे निकलता है बच्चों? इसका फोर्स भी हमें पता है कैसे निकलता है, हम अच्छे से जानते हैं। इसकी वजह से यहां पे फील्ड कितना आएगा? इसकी वजह से यहां पे फील्ड देखेंगे तो मानो ये डाइपोल इसका फील्ड, तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा P2 डेल E बाई डेल R, और यहां R डिस्टेंस पे फील्ड कितना होना है? P2 डेल E बाई डेल R KP बाई आर क्यूब। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो आपका आंसर आएगा 3k P1 P2 बाई आर रेस टू 4, जो ऑप्शन में ही नहीं है। 3 वाला है लेकिन नीचे x क्यूब है, इसलिए यही आंसर आएगा। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपको डाइपोल का स्ट्रक्चर नहीं दिया गया। ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल, लेकिन हम कौन सा लेके चलेंगे? ये वाला लेके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वापस यहां पे बच्चों वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है। अब फ्लक्स और गॉस लॉ की बात करेंगे, हम उस टॉपिक में पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन खुद से ट्राई करो बच्चों। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। अपने पास स्ट्रक्चर है, ये सॉलिड स्फीयर है आर रेडियस का। ड्राइंग बना देता हूं वापस। इसमें से इतना पोर्शन कट किया, इतना बचा। तो ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी। तो ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पूछा गया है, ठीक है। तो मैं इस स्ट्रक्चर को यूज करूं, उससे बेस्ट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। तो पहले तो इस फील्ड, इस पूरे से गोले की वजह से ए और बी पे ढूंढ लूंगा, और जो माइनस ये जो कट किया गया है उसकी वजह से ए और बी पे ढूंढ लूंगा। तो पूरे गोले की वजह से ई ए कितना आएगा? 0, और ई बी कितना आएगा पूरे गोले की वजह से? के क्यू बाई आर स्क्वायर इस तरफ, ठीक है। मैंने पूरे गोले की वजह से ए और बी दोनों पे ढूंढ लिया। अब यहां पे बात करते हैं इस वाले स्ट्रक्चर की वजह से ई ए कितना आएगा। तो इस गोले की बात करते हैं, अगर यहां पे चार्ज क्यू है, अगर रेडियस आधी हो गई तो वॉल्यूम 1/8 हो गया, तो इस पे चार्ज हो जाएगा Q/8। तो इसकी वजह से ए पॉइंट पे कितना आएगा? रेडियस फिर भी कितनी है? R/2, ये दोनों कंसीडर करना है। तो K Q/8 R²/4, यानी ये आ जाएगा बच्चों KQ/2R, ठीक है। और B की बात करते हैं, तो इस पूरे गोले की वजह से B पे, तो B पे ये सेंटर से कितना डिस्टेंस है? 3R/2 डिस्टेंस है। तो B पे कितना आने वाला है? K Q/8 अपॉन 9R²/4, यानी ये कितना हो गया? K Q/18R², ठीक है। यहां पे इतना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। K Q², ये 4 से 2, 2 9 18 सही है। चलो अब EA की, अब नेट ढूंढते हैं, नेट EA। तो नेट EA में इसका EA और इसका EA, तो इस पूरे गोले का तो ए पॉइंट पे है ही नहीं, इस छोटे से गोले का ए पॉइंट पे कितना है? KQ/2R, यानी नेट EA कितना हो गया? नेट EA KQ/2R। अब EB की बात करते हैं,
तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका कितना है के क्यूब बाई आर स्क्वायर माइनस के क्यूब बाई आर स्क्वायर माइनस के क्यूब बाई 18 आर स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 17 बाई 18 के क्यूब बाई आर स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड करते हैं ई ए बाई ई बी, तो के क्यूब आर स्क्वायर तो उड़ जाने वाला है, तो 1/2 बचेगा और यहाँ पे 17 बाई 18 बचेगा। आंसर आ जाएगा अपना 18/34। ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए, 18/34 या 9/17। 18/34 ऑप्शन है अपना बी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तो वापस वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें एक स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ध्यान से देखना। आर रेडियस का स्फीयर है, उसके अंदर किसी आर डिस्टेंस पे रो कितना है, रो 0 1 माइनस, ऐसा कोई स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। अंदर बाहर रो कितना है 0, यानी इस आर के स्फीयर में ही चार्जेस है, बाहर कोई चार्ज नहीं है। तो पूछा है किसी भी अंदर आर डिस्टेंस पे फील्ड कितना होगा। अंदर आर डिस्टेंस पे फील्ड कितना, तो हम जानते हैं जब मुझे अंदर फील्ड ढूंढना होता है और मेरे पास स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तब गॉस के थ्योरम का एप्लीकेशन का हम यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, आर डिस्टेंस तक का जो भी स्फीयर होगा उसके अंदर जितना भी चार्ज है वो मैं चार्ज ढूंढ लूंगा। मुझे आर डिस्टेंस पे ढूंढना है तो मैं ढूंढ लूंगा यहाँ पे क्यू एनक्लोज कितना है। अब यहां से फील्ड ई तो इस तरीके से बाहर निकलेगा, तो मैं यहां पे ढूंढ सकता हूं बच्चों कि टोटल फ्लक्स बराबर क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन। अगर आर रेडियस का मुझे फ्लक्स पता है तो आर रेडियस के सेल में से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो यहां पे हर पॉइंट पे फील्ड ई जितना है और बाहर की ओर है, तो इस सरफेस में से फ्लक्स कितना निकलना है, फ्लक्स ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन। यहां से मुझे ई मिल जाएगा। अब मुझे क्या ढूंढना है, क्यू एनक्लोज, तो मुझे आर डिस्टेंस तक का क्यू ढूंढना है। तो मैं क्या करूंगा, हर बार हम करते आ रहे, क्लास में आपने किया होगा, हमने अद्वैत में तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हुए। तो यहां से हम एक्स डिस्टेंस पे एक शेल मान लेंगे, पतला सा शेल। देखो ये रेड कलर का शेल आपको दिख रहा है, इसकी जो चौड़ाई है वो है dx। इस शेल का चार्ज ढूंढ के हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से r तक, ताकि मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो क्यू एनक्लोज की बात करते हैं, तो क्यू एनक्लोज क्या होगा, इस शेल में कितना चार्ज, तो रो 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, कहां से कहां तक, 0 से r तक, अपॉन एप्सिलॉन। तो रो कितना है, रो 0 1 माइनस r बाई आर 4 पाई एक्स स्क्वायर dx 0 से r बाई एप्सिलॉन। इंटीग्रेट करते हैं तो रो 0 4 पाई कॉमन निकल जाएगा, यहां पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस r रहेगा, वापस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स क्यूब 1 नहीं, अंदर r डिस्टेंस पे, ये r डिस्टेंस पे है ना, तो ये x हो जाएगा बच्चों, यहां पे x आना है। ये क्या है, अंदर किसी r डिस्टेंस पे चार्ज डेंसिटी, तो मैं तो अभी इस लाल कलर के सेल पे जो x डिस्टेंस पे उसकी चार्ज डेंसिटी लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा x। तो यहां पे x क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा, x क्यूब का इंटीग्रेशन होना है x रेज़ टू 4 बाई 4 और नीचे कैपिटल R, लिमिट 0 से स्मॉल r अपॉन एप्सिलॉन इंटू उस तरफ से आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये वाला यहाँ पे आने वाला 4 पाई आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा E। तो 4 पाई जा रहा है, E कितना आएगा, रो 0 बाई एप्सिलॉन। लिमिट रखोगे तो यहाँ पे r क्यूब r रेज़ टू 4, नीचे r स्क्वायर है तो ये r स्क्वायर ऊपर से चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा r बाई 3 माइनस r स्क्वायर बाई 4r। ऐसा कोई आना चाहिए, r बाई 3 माइनस r स्क्वायर बाई 4r, r बाई 3 माइनस r स्क्वायर बाई, तो हर जगह है रो 0 बाई एप्सिलॉन 0। ये रहा अपना आंसर, आएगा ऑप्शन बी। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इंटीग्रेशन में भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान से रखेंगे। यहाँ पे जहां पे देखो मेरे से गलती होते होते बच गई, वो ये वाला चीज है कि रो यहाँ पे मुझे x डिस्टेंस पे लिखना है, तो यहाँ पे मुझे x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये ध्यान नहीं रखते तो इंटीग्रेशन कुछ और होता, आंसर कुछ और आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्लक्स का बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके। तो क्वेश्चन समझते हैं। ABCD और BCGF इन दोनों में से मेरा फ्लक्स निकल रहा है 5-1 5-1-1, तो मुझे दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो पहले बड़ा सा डायग्राम बना दूं और अपना जो क्यूब है वो कुछ ऐसा होगा। ऐसा क्यूब है। मुझे ABCD, देखो ABCD यहां पे है, ये जो क्यूब है उसकी जो टॉप सरफेस है उसमें से पहले तो मुझे फ्लक्स ढूंढना है, पहले वो ढूंढते हैं फिर दूसरी सरफेस की बात करते हैं। तो देखो टॉप सरफेस में, टॉप सरफेस कौन से प्लेन के पैरेलल है? देखो ये टॉप सरफेस XY प्लेन के पैरेलल है, यानी टॉप सरफेस पे जो भी फील्ड X और Y के अलोंग होगा वो तो सरफेस के अलोंग जाएगा, तो उसका तो फ्लक्स आने नहीं वाला। टॉप सरफेस पे जो फील्ड उसके परपेंडिकुलर Z में ऊपर या नीचे जाएगा उसी का फील्ड आने वाला है। अब फील्ड की बात करते हैं, तो देखो फील्ड I और J में है, यानी टॉप सरफेस को फील्ड पैरेलल होने वाला है, यानी टॉप सरफेस पे बच्चों फ्लक्स 1 कितना होगा? 0 होगा। ABCD से 5-1 बोला है वो 0 होने वाला है। रीजन, क्योंकि टॉप सरफेस के पैरेलल है फील्ड। अब बात करते हैं दूसरी सरफेस की, कौन सी है? BCGF। तो BCGF ये रही BCGF, यानी ये जो राइट वाली सरफेस है उसकी बात करेंगे। तो देखो राइट वाली सरफेस किसके पैरेलल है? ये XZ प्लेन के पैरेलल है ना? XY सही लिए, सॉरी मैंने X यहां पे है, उससे X और Y यहां पे। तो देखो ये राइट वाली जो सरफेस है वो YZ प्लेन के पैरेलल है, यानी इस राइट वाली सरफेस की बात करूंगा तो जो फील्ड X डायरेक्शन में इस तरफ या फिर इस तरफ होगा, लेफ्ट या राइट होगा, वही फ्लक्स देगा। जो फील्ड ऐसे बाहर निकलता होगा, ऊपर जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, वो फ्लक्स नहीं देने वाला, क्योंकि वो फील्ड इसके पैरेलल हो जाएगा। फ्लक्स ढूंढने के लिए उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, यानी अगर मुझे इस BCGF से फ्लक्स निकालना है तो सिर्फ I कैप यानी 4XI ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो 5-1-1 के लिए E बराबर 4XI ही मुझे गिनना है। तो मैं पहले बात करता हूं BCGF की। तो देखो इस पूरी सरफेस पे X की वैल्यू कितनी है? आप कोऑर्डिनेट देखो, अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखना, हर जगह X की वैल्यू कितनी है? 3 3 3 है, यानी इस पूरे वॉल पे, ये वाले पूरी राइट वॉल पे X कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है, यानी इस पूरी वॉल पे फील्ड की वैल्यू कितनी है? 12I, यानी यहां से जो फील्ड जाएगा वो कांस्टेंट होगा इस डायरेक्शन में 12 वैल्यू का। अब इसका एरिया देखते हैं, तो एरिया कितना होने वाला है बच्चों? तो ये हाइट देखो, हाइट है 2 और ये भी है 2, यानी ये जो स्क्वायर बना है बच्चों, ये स्क्वायर 2/2 का है, ये वाला 2 है और ये वाला 2 का है, यानी इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? एरिया होने वाला है 4 का। तो फ्लक्स 1-1 कितना आएगा? 48 आने वाला है। एक तो यहां पे एरिया वेक्टर भी राइट साइड, फील्ड भी राइट साइड, यानी वो फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। ध्यान से देखना, वो फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। अब मुझे पूछा है 5-1 - 5-1-1, तो 5-1 है 0 - 5-1-1 है 48, तो आंसर आएगा -48। अब आप बोलोगे सर तो क्या मैं आंसर माइनस में लिखूंगा? हाँ, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है बच्चों, आपको आंसर में -48 ऐसा टाइप करना है। ये भी JEE मेन प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों। जल्दबाजी में आप +48 मत लिख लेना, ठीक है? यहां पे आपको बोला नहीं गया कि आपको पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव, आपको एज इट इज जो आंसर आए वो। अगर यहां पे मोड किया होता कि भाई मोड में आंसर लिखो या मैग्नीट्यूड लिखो, तब आप कैसा करोगे बच्चों? तब आप उसको पॉजिटिव में लिखोगे, लेकिन यहां पे ऐसा बोला ही नहीं गया, तो आपको जो आंसर आ रहा है वो आंसर आपको एज इट इज लिखना है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंडक्टर पे क्वेश्चन है बच्चों, और इस तरह के कंडक्टर पे जब दो गोले को टच करना होता है, वैसे वाले क्वेश्चन 4 बार पूछे गए हैं, ठीक है? वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो बच्चों। देखते हैं, पहले दिया गया है 2 आइडेंटिकल कंडक्टर है AA, दोनों के मानो दोनों पे चार्ज है QQ, तो इनिशियल फोर्स कितना लग रहा है दोनों के बीच में? AB है, तो इनिशियल फोर्स कितना लगेगा? KQ²/R², मानो दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, ये है मेरा इनिशियल फोर्स। फिर
तीसरे गोले को पहले यहां पे टच करवाते हैं, तो यहां पे टच करवाने के बाद इसका चार्ज कितना हो जाएगा, q/2। अभी भी इसका चार्ज कितना है, q, और जो तीसरा गोला है उस पे हो जाएगा q/2। अभी ये सिचुएशन है। फिर देखो ये तीनों गोला आइडेंटिकल है, यानी चार्ज की सीधी एवरेज जाएगी। अगर इनकी साइज चेंज हो जाती तो फिर कैसे गिनना वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो अभी दोनों पे q/2 इस पे q है। अब इस गोले को वापस इसके साथ टच करवाता हूं, तो अब इन दोनों की एवरेज जाएगी, तो इस पे कितना रहेगा, q/2। अब इस पे देखो q और q/2 की एवरेज, तो 3q/2 की एवरेज 3q/4, तो इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, 3q/4, और ये c पे कितना होगा वापस 3q/4, इतना चार्ज हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का फोर्स पूछा है, तो नया फोर्स कितना होगा, F फाइनल K q/2 3q/4 r², यानी कितना आएगा, KQ/r² 3/8, और KQ/r² क्या है, F इनिशियल, तो F फाइनल कितना आ जाएगा, 3/8 टाइम्स F इनिशियल, ये अपना आंसर आ जाएगा। 3/8 टाइम F इनिशियल, ये होगा अपना आंसर। है बच्चों आसान क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन, और ये ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं 4 से 5 बार। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ ऐसा ही है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है कंडक्टर में, और जनरली ऐसे क्वेश्चन का ट्रेंड बहुत ज्यादा रहता है, ध्यान से देखना। दो कंडक्टर है जिनकी रेडियस देखो छोटी सी रेडियस है, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। वैसे डिस्टेंस भी कम है, लेकिन रेडियस के सामने डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। रेडियस मिलीमीटर में, डिस्टेंस सेंटीमीटर में, यानी 50 टाइम 25 टाइम 30 टाइम ऐसा बड़ा डिस्टेंस है। अगर उनको वायर से कनेक्ट किया जाता है तो उनके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। अगर उनको हम पहले देखो, दोनों के पास यूनिफॉर्म चार्ज है, ऐसा बोला है, दोनों के पास कैसे चार्जेस है बच्चों, यूनिफॉर्म चार्जेस है। अगर दोनों को वायर से कनेक्ट किया जाता है तो दोनों के सरफेस पे फील्ड कितना होगा। इनिशियली जो भी चार्ज है आप देखो, ध्यान से देखना। अगर मैं दो गोले को, पहला गोला है जिसकी रेडियस है 1, वायर से कनेक्ट करता हूं दूसरे गोले से जिसकी रेडियस है 2, मुझे सरफेस पे फील्ड पूछा है, सरफेस पे फील्ड पूछा है दोनों की सरफेस पे, कैसे कर सकता हूं गोल। अब देखो दोनों इतने दूर है कि सरफेस पे सिर्फ इसकी सरफेस पे सिर्फ इसका फील्ड दिखेगा, इसकी सरफेस पे सिर्फ इसका फील्ड दिखेगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। आप दूसरा ये भी जानते हो कि कंडक्टर के सरफेस पे सिर्फ उसी के चार्ज डेंसिटी का ही फॉर्मूला आता है। अगर मुझे यहाँ पे सरफेस पे फील्ड ढूंढना है, मैं अगर E1 की बात करूं और यहाँ पे E2 की बात करूं, तो मानो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जो सरफेस चार्ज उसकी डेंसिटी है σ1। उसी तरह मानो यहाँ पे जो सरफेस चार्ज बनेगा उसकी डेंसिटी है σ2। तो E1 का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, σ1/ε। E2 का फॉर्मूला क्या होगा, σ2/ε। तो मुझे पूछा है रेशियो E1/E2, यानी मुझे अल्टीमेटली ढूंढना है σ1/σ2। एक तो ये पता होना चाहिए कि सरफेस पे सिर्फ उसी का चार्ज आएगा, कंडक्टर की जस्ट नियर अबाउट सरफेस पे, बाकी किसी के चार्ज की इफेक्ट नहीं दिखती। होता सबका है, लेकिन फॉर्मूला लिखोगे तब उसी कंडक्टर का ही चार्ज लिखना है हमें, ठीक है। तो E1 लगेगा, E1/E2 लगेगा σ1/σ2, यानी मुझे σ1/σ2 ढूंढना है, पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों कंडक्टर है, मैंने वायर से कनेक्ट किया, मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी जो इसके सेंटर पे पोटेंशियल होगा वही इसके सेंटर पे पोटेंशियल होगा। तो V1/V2 सेम कर देंगे। दूसरा ये लगना है, यानी K Q1/R1 बराबर K Q2/R2। Q1 Q2 कितने होंगे बच्चों, 4πr1² σ1/R1 बराबर K 4πr2² σ2/R1, सॉरी बाय R2। 4πk गया, 4πk गया, R1 गया, R2 गया, यानी यहां से σ1/σ2 कितना आने वाला है, R2/R1 आने वाला है। इसको यहां पुट करेंगे हम, तो E1/E2 कितना मिला था, E1/E2 जो मिला था σ1/σ2 कितना हो जाएगा, R2/R1, यानी ये हो जाएगा 2:1। इसका आंसर आएगा 2:1C, ठीक है। बस तो बच्चों यहां तक है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, पूरी ट्राई की गई है हमारी ओर से। और पूरी यहाँ पे बच्चों ये सुनना, इसमें सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है बच्चों, पूरी फिजिक्स टीम की मेहनत है। हमने सबने मिलके रिसर्च करके क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं।
कि ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो सके, आपका हो सके उतना टाइम वेस्ट ना हो, ये पूरी ट्राई की है। अगर आपको बच्चों ये सीरीज पसंद आती है, वीडियो पसंद आता है, इसका कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे ग्रुप में आप डाउट भेज सकते हो, किसी भी तरीके से कांटेक्ट करके, मेल करके आप हमें डाउट पूछ सकते हो। हम ऑलवेज आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, ठीक है। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप अद्वैत अचीवर्स के स्टूडेंट हो कि कहाँ के भी हो, हमारा टारगेट है कि बस आप पढ़ो, आप इंडिया पढ़े, इंडिया का हर एक बच्चा पढ़े, बस हम उसके लिए लगे हुए। तो बच्चों यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक आज अपना खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ, ठीक है। तो तब तक प्लीज इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। पूरे सेशन आपको देखने हैं, अच्छे से सॉल्व करने हैं। तीनों सब्जेक्ट में सेम अप्रोच रखना है, वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है, ताकि आप साथ में सीखते भी जाओ। हम ये आशा रखते हैं कि आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, आप यहाँ पे रिवीजन करने आए हो, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में काफी अच्छे एनर्जी के साथ और नए कंटेंट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। जय भारत।